हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आपके अपनी यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। इस वीडियो में हम मैट्रिक के यानी 10th के साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और आप प्रीवियस ईयर अगर मॉडल पेपर देखना चाहते हैं मैट्रिक का, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल के, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया था उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके भी प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर यानी 2021 का और क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का यानी 2021 का और अभी 2022 का मॉडल पेपर, अगर ये आप तीनों कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और सवाल बनाना शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला सवाल है आपके मॉडल पेपर का। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग बताना है यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताना है। तो ये पाया जाता है पुष्प में, फूल में पाया जाता है, ये आपको पता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किन में होती है? तो हरे पौधों में होती है, ये आपको भी पता है। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो हरे पौधों में होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ऑक्सीजन हमें मिलता है, वो मिलता है जल के ऑक्सीजन से। ठीक है ना, H2O जो होता है उसका जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन हमें मिलता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जो वायुमंडल में निकलता है पेड़ पौधों से। 4 नंबर है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि, ये पोषण वाले चैप्टर का है, बायो का। जठर ग्रंथि पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमाशय यानी स्टोमक में। जठर ग्रंथि से ही जठर रस निकलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पेप्सिन वगैरह होता है जो प्रोटीन पचाने के काम आता है। फिर HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह इसी में निकलता है। ठीक है, 5 नंबर है आपका सवाल, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? तो ये कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल की बात हो रही है, तो अल्कोहल किस में बनेगा? अवायवीय शोषण में बनेगा यानी एनारोबिक में बनेगा। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और ये सबसे छोटी जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी आपका जो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन बी होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो दिमाग में यहाँ सामने बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा यानी आपका क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग कैसे पनपता है? तो ये आपका आयोडीन की कमी से पनपता है। ठीक है, और आयोडीन जो निकलता है वो किससे निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। यही आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है, जिससे घेंघा रोग हो जाता है। ये एक हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग है, और मधुमेह यानी चीनी की बीमारी भी हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। डायबिटीज, मधुमेह जिसे कहते हैं, और वो होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको। 10 नंबर है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, रक्त को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक आपका लिक्विड है और दूसरा होता है सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड वाले को प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड वाले में आपके 3 चीज़ें आ जाती हैं, RBC और WBC, और तीसरा आता है रक्त पट्टिकाणु जिसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 11 नंबर है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं यानी ब्लड प्रेशर मापने की मशीन को क्या कहते हैं? तो ये बहुत आसान सवाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्टेथोस्कोप से तो वो धड़कन हार्टबीट मापते हैं, एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है,
चलिए 12 नंबर है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, किसमें पाई जाती है वाष्पोत्सर्जन? तो आपका 12 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौधों में। 13 नंबर है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र, तो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा में पाया जाता है, ठीक है ना। जिसमें नलिका पाई जाती है ना, वो कीट पतंगों में शोषण के लिए क्या पाया जाता है? पूरे शरीर में उनके ट्रैकिया पाया जाता है, ठीक है। तो ये कीट पतंगों में पूरे शरीर में ट्रैकिया पाया जाता है, जिससे उनमें शोषण होता है। 14 नंबर है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? व्हाट इज ब्लड? तो बहुत आसान सवाल ये, रक्त एक उत्तक है, 9th में आपने पढ़ा होगा, जैसे संयोजी उत्तक कहते हैं, रक्त संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? 15 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूक्रोम के कारण, ठीक है। मूत्र का पीला रंग यूक्रोम के कारण होता है। ये आपका उत्सर्जन वाले चैप्टर से सवाल है, ठीक है। मनुष्य का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वृक्क होता है, किडनी। 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी है? यहाँ पे आपको उभयलिंगी बताना है। तो ये देखिए, हाथी एक लिंगी, गाय एक लिंगी, कुत्ता एक लिंगी, केंचुआ आपका उभयलिंगी या द्विलिंगी जिसको कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। उभयलिंगी के और भी उदाहरण है, जैसे आपका इसमें सरसों का पेड़ भी होता है, ठीक है, गुड़हल का पेड़ होता है, ये सब उभयलिंगी में आता है, तो ये आप याद रखेंगे। 17 नंबर है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करेगी? तो जब रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो देखिए ये सवाल है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये आपका यकृत हो जाएगा, खून में जो यूरिया इंटर करती है वो यकृत से यानी लीवर से। और अगर इसका फिल्ट्रेशन पूछे कि कहाँ इसका फिल्ट्रेशन होता है, तब आप किडनी यानी वृक्क बताएंगे। तो यहाँ पे इंटर की बात हो रही है, प्रवेश कहाँ से करती है, तो यकृत आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 18 नंबर सवाल है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, बायोमैग्निफिकेशन कौन प्रदर्शित करता है, शो करता है? तो आपका डीडीटी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता आपका बताना है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो आपका शाकाहारी जो भी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हिरन, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शाकाहारी। नंबर 20, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का अंडरग्राउंड वाटर कौन होगा? तो ये नदी ऊपर ही दिखता है, तालाब भी ऊपर है, समुद्र भी ऊपर है, कुआं आपका यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए। 21 नंबर है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास ये दिया था डार्विन ने, तो इसे डार्विनवाद कहते हैं इस सिद्धांत को, ठीक है। और लामार्क ने जो सिद्धांत दिया था उसे लामार्कवाद कहते हैं, ठीक है। तो 21 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डार्विनवाद। 22 नंबर है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो आपका 22 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादक कहते हैं उन्हें, प्रोड्यूसर, हरे पौधों को प्रोड्यूसर कहते हैं। 23 नंबर है, अंडोत्सर्ग का कारण है, ठीक है, कॉज ऑफ ओवुलेशन इज, आपका 23 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, LH, ठीक है, LH। 24 नंबर है, लैंगर हंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लैंगर हंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नाशय में यानी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 नंबर है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये थायराइड ग्रंथि जो होता है वो आयोडीन, जो थायराइड हार्मोन निकलता है ना, तो आयोडीन की उपस्थिति में निकलता है, तो ऑप्शन सी सही, सॉरी डी सही हो जाएगा, आयोडीन। और यही आयोडीन की कमी की वजह से थायरॉक्सिन का जो स्राव ज़्यादा करने के लिए थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है, तो वही घेघा रोग हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26 नंबर है, निस्सल कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? निसल्स ग्रैनुल्स आर फाउंड इन, तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूरॉन में। न्यूरॉन किसको कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को, ठीक है। न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका कोशिका को, जो तंत्रिका उत्तक का हिस्सा होता है, छोटी इकाई होता है, ठीक है। और नेफ्रॉन किसको कहते हैं? तो इसे कहते हैं वृक्क नलिका को,
ठीक है, वृक्क नलिका को नेफ्रॉन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तंत्रिका कोशिका, ये न्यूरॉन जो होता है आपका, ये स्टार वाला होता है, जो स्टार वाला ऐसे बनते हैं, ये होता है आपका न्यूरॉन। और नेफ्रॉन जो होता है वो ये बोमेन संपुट वाला होता है, ठीक है, वृक्क वाला, ये आपने पढ़ा होगा। इसमें फिल्ट्रेशन होता है 3 हिस्सों में। 26 हो गया। 27 नंबर है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है, ठीक है, द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, कितना होता है? तो 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.2 से 1.4 kg। 1.2 से 1.4 kg के आसपास होता है मानव मस्तिष्क का वजन। 28 नंबर है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो चाहे निकट दृष्टि दोष के लिए हम लेंस लगाएं या दूरदृष्टि दोष के लिए लेंस लगाएं, तो उससे जो बना प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? तो कैसा होगा आपका प्रतिबिंब? 28 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 28 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्यों होगा? देखिए, ये तो आंख का लेंस हो गया ना, इस तरह से, ये थोड़ा सा आंख ऐसे बन गया ना, तो चाहे हम इसके आगे अवतल लेंस लगाएं तब भी वो हमारी आंख पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? रियल और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो चाहे हम इसके आगे कोई भी लेंस लगाएं या उत्तल लेंस लगाएं, जो हमारे आंख पे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो रियल और उल्टा ही बनेगा ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत आसान सवाल। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? तो ये तो आपको एकदम याद रखना है कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, और बाकी जितना भी है, चाहे हजामती दर्पण है, सर्च लाइट है, डॉक्टर के पास है, सब जगह अवतल इस्तेमाल होता है, और सिर्फ साइड मिरर के रूप में उत्तल का इस्तेमाल होता है। ये आप याद रख लेंगे तो याद रहेगा। 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा, ये आपका अवतल लेंस होता है, और इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा, ये थोड़ा सा आने के बाद आपका फैल जाता है, तो इसका जो भी इमेज बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आभासी यानी वर्चुअल। 31 का, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, तो ये आपको पता है, जूल, ऊर्जा का हो या कार्य का हो, ऐसा ही मात्रक जूल हो जाता है। 32 नंबर है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, ब्लू क्यों दिखता है? तो वो आपका प्रकीर्णन के कारण यानी स्कैटरिंग के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33 नंबर है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बहुत आसान सवाल, तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस 25 सेंटीमीटर को आपको 0.25 मीटर भी कहीं लिखा मिल सकता है, तो इसलिए यूनिट को, मात्रक को आप बहुत अच्छे से देख के मारेंगे। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर भी हो सकता है या 0.25 मीटर भी हो सकता है। 34 नंबर सवाल है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो देखिए, क्षमता जो आपको P लिखा है ये डायोप्टर में लिखा है, और यहाँ पे F जो दिया है ये आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको पहले मीटर में चेंज कर लीजिए तब ये डायोप्टर में आएगा। तो 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर, और क्या होता है P = 1/F, तो ये हो जाएगा 1/0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 डायोप्टर। और चूंकि F जो है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का जो F होता है ये प्लस में होता है, क्योंकि ये इधर आएगा आपका, तो F आपका प्लस में होगा तो P भी आपका प्लस में होगा, इसलिए +2 डायोप्टर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसान सवाल। 35 नंबर है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, प्रिज्म 3 तो हमें दिखता है, एक साइड से, एक इस साइड से और एक नीचे से, और एक सतह ये सामने से रहेगा और एक इसके पीछे से, तो 5 सतह हो जाता है। 36 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज्ड बाय, आँख के लेंस की जो दूरी है वो किससे बदली जाती है? तो आपको पता है ये आँख इस तरह से है और ये लेंस हो गया इसके सामने ऐसे ये बना रहता है। ठीक है, तो
इस वो खाली जगह को कहते हैं पपिल यानी पुतली, इसको कहते हैं आइरिस यानी परितारिका, ये दोनों तरफ से। और यहाँ परितारिका से नीचे बहुत सारी सिलियरी मसल्स होती हैं जो लेंस को पकड़े रहती हैं, और यही सिलियरी मसल्स लेंस को मोटा या पतला करने का काम करती हैं, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पक्षमाभी पेशियां, जिसे सिलियरी मसल्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है ना, सिलियरी मसल्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है पक्षमाभी पेशियां। और आपसे ये भी पूछता है कि आंख में कौन सा लेंस होता है, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। 37 नंबर है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो परिवर्तन अपवर्तन दोनों के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 नंबर है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक कौन सा होता है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ फोटोग्राफी कैमरा इज, तो ये आपका 38 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। 39 नंबर है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अवतल दर्पण पे अगर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो वापस वो वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 39 का। 40 नंबर है, वक्रता केंद्र को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। एक प्रिज्म से अगर हम सफ़ेद किरण को गुजारते हैं, सफ़ेद किरण को, तो वो 7 रंगों में टूटती है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक ही रंग के किरण को गुजारें तो उसका क्या नहीं होगा, तो उसका मान लीजिए वो जाएगा तो अपवर्तन तो उसका होगा, ठीक है, परावर्तन होगा यानी विचलन होगा, अपवर्तन होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, वो रंगों में नहीं टूटेगा। एक ही रंग की किरण है, एक ही रंग में निकल जाएगी। तो इसका 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। 41 नंबर है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो कौन सा? गतिमान हवा, जो गति, जिसमें गति होगा, मोशन होगा, वही घुमाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एयर इन मोशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस, अब बोल रहे हैं कि इसकी शक्ति बताना है यानी P बताना है। तो आप देख लीजिए, इसका जो F होता है वो नेगेटिव होता है, इस साइड होता है, ठीक है ना, बाएं साइड रहता है, तो इधर नेगेटिव होगा। और जब F नेगेटिव होगा तो P इक्वल टू 1/F, तो P भी आपका नेगेटिव में आएगा यानी ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 42 का। 43 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ये तो आपको पता ही है, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये धातु अधातु में आपने अंतर पढ़ा होगा। साइंस बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा इस पे मेहनत किया जाए ना तो बहुत इजी है और बहुत अच्छा नंबर उठा सकते हैं। और साथ में इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ट्रिक से याद रखना है उस सबको। 44 नंबर है, वक्रता त्रिज्या में 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। तो आपको वक्रता त्रिज्या यानी आर दे दिया 1 मीटर और फोकस दूरी आपको बतानी है। तो देखिए ये दिया है मीटर में और ये सब आया है सेंटीमीटर में। तो F इक्वल टू क्या होता है, R/2 यानी 50 F इक्वल टू R/2 सॉरी यानी 1/2। ये किस में निकल रहा है, मीटर में। तो जब आप इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू 100, तो ये कट जाएगा 2 से 150 सेंटीमीटर आ गया आपका। तो देखिए 50 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, आप आराम से अगर ये एक सारे कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं ना, जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा, सामने आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। और नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मिलेगा आपको 10th आंसर की से, ठीक है ना, 10th आंसर की आपको 2021 से मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, 45 नंबर है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। ये भी बहुत आसान है। मान लीजिए कि ये कांच है और ये आपका एयर है, वायु है, तो सघन से जब विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर मुड़ेगी। ये आपका अभिलंब हो गया ना, तो किरण आएगी तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिलंब से दूर, 45 का ए।
46 नंबर है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? तो जनित्र यानी जनरेटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोटर का काम होता है ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का, ठीक है। तो 46 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनित्र यानी जनरेटर। 47 नंबर है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। बहुत अच्छा सवाल है ये, पारंपरिक और गैर पारंपरिक में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो पहले इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कोयला, ठीक है ना। कोयला, पेट्रोलियम ये पारंपरिक स्रोत हैं और उसके अलावा हमने जो भी स्रोत ढूंढे हैं वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ये गैर परंपरागत हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला है, ठीक है। 48 नंबर है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? अपवर्तन के साथ और क्या होगा? कांच पे कोई किरण पड़ रही है तो उसमें अपवर्तन तो होगा ही, मतलब वो इधर से पड़ के इधर जब पार होगी तो अपने पथ से थोड़ी मुड़ेगी, जिसे अपवर्तन कहते हैं। तो उसके साथ और क्या क्या होगा? तो विचलन होगा, विक्षेपण भी होगा, यानी वन विक्षेपण, वो रंगों में टूटेगी, और साथ में परावर्तन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। क्योंकि जो इंद्रधनुष बनता है उसमें जो किरणें पड़ती हैं तो कुछ अपवर्तित होती हैं, कुछ परावर्तित भी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। 49 नंबर है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, ये बहुत आसान सवाल, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी 220 वोल्ट की एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जस्ता की परमाणु संख्या, जस्ता यानी जिंक, जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है। 50 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, जिंक का 30 है। इसके साथ आप कुछ का इस्तेमाल याद कर रख लीजिएगा, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक है, कॉपर है, जिंक है, इन सब का आयरन का कितना होता है 26, कोबाल्ट का 27, कॉपर का 29, जिंक का 30। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से कोई भी पूछ सकता है। बाकी 1 से लेकर 20 तक तो आपको याद रखना ही है, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, ठीक है, और उसके अलावा ये याद रखना है। चलिए 51 नंबर है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा यानी वॉशिंग सोडा, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर आपको ऑप्शन में Na2CO3 इंटू 10H2O भी दिया रहे और आपको ऐसे भी दिया रहे Na2CO3, तो आप इस पे टिक करेंगे 10H2O वाले पे, क्योंकि यही असल सूत्र होता है धोबिया सोडा का। और खाने वाले सोडा में H लग जाता है, जिसे खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaCO3। 52 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक आपको, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, NaOH। 53 नंबर है हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? अयस्क से आपको सवाल आना ही आना है, जैसे आपका पारा का कौन सा है, उसके बाद आपका एल्युमिनियम का कौन सा है, इन सब का पूछता है। जिंक का कौन सा है, ठीक है। तो हेमेटाइट जो है वो आपका आयरन का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। सिनेबार किसका अयस्क होता है, ऐसे पूछ सकता है आपसे, तो सिनेबार किसका अयस्क होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। 54 नंबर है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है आपका? 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि, ठीक है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 55 नंबर है अभिक्रिया Zn+O2 ये बना रहा है ZnO, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए अगर ऐसे हम देखें तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये आपका अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपचयन है। और ऑक्सीजन निकलता और हाइड्रोजन जुड़ता, या यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता तभी ये अपचयन होता, और हाइड्रोजन जहाँ पे जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है तो वो आपका अपचयन होता है, ठीक है ना, अपचयन। यानी उपचयन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है, जिसे, और उपचयन को रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। 56 नंबर है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो क्या होता है ग्लूकोज का? जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं वो उसमें भी बनता है, पेड़ पौधों में भी ग्लूकोज बनता है,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। यही ग्लूकोज टूट के हमें ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, C6H12O6। 57 नंबर है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में घुल जाता है तो वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्यों? तो क्योंकि वो आयनित हो जाता है, जल में आयनित हो जाता है, ठीक है, आयनाइज्ड होने के कारण वो विद्युत का सुचालन करता है। सी नंबर हो जाएगा। 58 है, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो लिथियम का Li का परमाणु संख्या होता है आपका 3। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखते हैं तो 2 1, तो ये बाह्यतम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59 नंबर है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। बहुत अच्छा सवाल है ये। आवर्त सारणी का जो आखिरी वाला शेल होता है ना, आखिरी वाला वर्ग होता है ना, 18 नंबर, इसे ही कहा जाता है शून्य वर्ग का तत्व, जिसमें पहला आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब होते हैं, जिसे हम नोबेल गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। तो 18 वाले कौन है इसमें देख लीजिए, हीलियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और वर्ग 17 वाले को कहते हैं हैलोजन ग्रुप, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आता है। 60 नंबर है, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? आपका 60 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन। क्योंकि हम किसी भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जब आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता गुण जो है वो घटता जाता है, यानी जो सबसे ऊपर होगा वर्ग में वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। तो सबसे ऊपर 17 वर्ग में फ्लोरीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 नंबर है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होगी? तो 61 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। 62 नंबर है, हमारा शरीर का पीएच मान होता है। देखिए अगर ब्लड का, रक्त का पूछता तब तो आप 7.4 मार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे शरीर का पूछ रहा है तो शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 62 का। 63 नंबर है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? आपको इसमें से अम्ल बताना है, तो इससे आसान सवाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। 64 नंबर है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित आपको सिंथेटिक इंडिकेटर बताना है, तो आपका लिटमस पेपर हो जाएगा, लिटमस पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बाकी जो ये हैं हल्दी, मेथिल ऑरेंज, लाल गोभी का पत्ता, ये क्या है? घरेलू सूचक हैं, ठीक है ना। तो इसका हो गया 64 का बी। 65 नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है? आपका 65 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन सी। 66 नंबर है, कॉपर पैराइड्स का रासायनिक रासायनिक संगठन है, ये यहाँ पे 7 ये कुछ नहीं है, ऐसे छूटा है। कॉपर पैराइड्स का रासायनिक संगठन है, आपको इसमें 66 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 नंबर है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली है। मेटल फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर इज, तो फ्री कौन सा पाया जाएगा? तो आपको सोना पाया जाएगा, चांदी पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चांदी नहीं है, सोना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, बाकी जिंक भी कर लेता है, लोहा भी कर लेता है, तांबा भी कर लेता है, प्लस ये अयस्क से निकाले जाते हैं, जबकि ये सोना ही रहता है, किसी अयस्क से नहीं निकाला जाता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 68 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? 68 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक। ये जिंक याद रखना है आपको, ठीक है। 69 नंबर है, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? तो देखिए ये बहुत आसान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जब हम लिखते हैं ना, तो वहाँ से हमें किसी भी तत्व के धातु है या अधातु है पता चलता है, वह किस आवर्त का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है, ये पता चलता है। तो अगर बाह्यतम शेल यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 आ रहा है तो ये धातु होता है,
संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि 282, तो ये वाला जो आखिरी वाला होता है इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर इसकी संख्या 1, 2 या 3 है तो वह धातु होगा, और अगर अधातु है तो उसमें 4, 5, 6 और 7 होगा। जैसे हमने लिखा 1, 2, 8, 3, सॉरी 3 नहीं, इसको कर लेते हैं 2, 8, 5, ठीक है, 15 फास्फोरस का, तो इसके आखिर में 5 है ना, तो ये अधातु होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है तो 4, 5, 6, 7, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 70 नंबर है, पीतल निम्नलिखित में किन की मिश्र धातु है? ये भी मिश्र धातु से एक सवाल आपको रहेगा। तो पीतल में पाया जाता है आपका कॉपर और जिंक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें आपका 80% कॉपर और 20% आपका जिंक रहता है, ठीक है। 71 नंबर है, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी कहते हैं आइसोमर्स को। तो आइसोमर्स कौन सा है? आपको देखिए आइसोमर्स, तो आइसोमर्स उसे कहते हैं जिसका सूत्र तो समान होता है, फॉर्मूला समान होगा, एक जैसा होगा, लेकिन उनका जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए इसमें पूछ रहा है, ये हो जाएगा आपका 71 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथिल अल्कोहल और डाई मेथिल ईथर। कैसे होगा? देखिए एथिल अल्कोहल, तो एथिल मेथेन एथेन 2 कार्बन हो जाएगा, यानी CH3 CH2OH, ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। तो ये तो आपने एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिख दिया। इसी चीज़ को, इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? CH3OCH3, ठीक है, ये बीच में डैश, तो इसमें भी कार्बन 2, इसमें भी कार्बन 2, इसमें हाइड्रोजन 6, इसमें भी हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। तो सूत्र वही रहेगा, लेकिन ये आपका एल्कोहल ग्रुप हो गया और ये आपका ईथर ग्रुप हो गया, तो दोनों का भौतिक और रासायनिक गुण दोनों बदल जाता है। ऐसे को कहते हैं समावयवी यानी आइसोमर्स, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 72 नंबर है आपका, CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम बताइए। IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम बताना है आपको, तो 72 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें हम रखेंगे एथॉक्सी, ये एथॉक्सी, और ये हो जाएगा आपका मेथेन, एथॉक्सी मेथेन। ये जब ईथर का IUPAC नाम लिखा जाता है ना, तो एल्का ऑक्सी एल्केन के हिसाब से लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ये बहुत सही चीज़ है, अगर आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में तो आपको पता होगा, ठीक है। 73 नंबर है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? 73 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Fe3O4, और इसे कहा जाता है मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट, ठीक है। 74 नंबर है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? तो देखिए 16 है ना परमाणु संख्या, तो हम इसका पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 2, 8, 6। तो अगर आवर्त पूछता तब तो ये 3 सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये तीसरे आवर्त का तत्व है। और तीसरे आवर्त के तत्व में जब आखिर में जो आता है ना, तो इसमें हम जोड़ लेंगे, जो अधातु होगा उसमें हम जोड़ देते हैं 10, तो ये बन जाएगा 16, 10 + 6 16, तो ये आपका है 16 वर्ग 16 का तत्व, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 75 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तनु के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही है, डाइल्यूट है ये, ठीक है। तो 75 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर जो है वो तनु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। 76 नंबर है, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम बताइए। बहुत आसान सवाल, अगर आपने मिश्र धातु पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो ये हो जाता है ब्रोंज, जिसमें कॉपर हो जाता है आपका 90% और टीन हो जाता है आपका 10%, ठीक है। यहीं पे देखिए सोल्डर जो है ये भी आपका एक मिश्र धातु है जिसमें लेड वगैरह मिला होता है, और सवाल आपसे पूछता है कि किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है, तो आपका सोल्डर याद रखना है। पीतल तो हमने ऊपर पढ़ा ही है, इसमें कॉपर 80 और जिंक 10 होता है, सॉरी 20 होता है। चलिए 77 नंबर, बस 2-3 सवाल और है। 77 नंबर है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। जिंक, ये अलग होना चाहिए, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? तो आपका 77 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है।
68 नंबर है, सॉरी 78 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती? तो कौन सी धातु है जो गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती? तो वो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Ag यानी चांदी। चांदी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, नहीं तो चांदी का गहना बनाया जाएगा और गर्म किया जाएगा, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देगा। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी। 79 नंबर है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, यानी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंग्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैंग्स कहते हैं उन्हें। ठीक है। 80 नंबर आखिरी सवाल, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? ये सबसे आसान सवाल है, और आपने अगर धातु और अधातु में अंतर पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा। जो धातुएं होती हैं वो तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं। तो आघात वर्धनीय जो होता है इससे चादर बनाते हैं, और तन्यता जो होता है इससे तार बनाते हैं, पतली तार खींच के तार बनाएंगे। तो 80 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तन्यता यानी डक्टिलिटी। तो ये हमारे साइंस के टोटल 80 के 80 आपके थे, 80 में 80 हमने कर लिए। और अगर आपको कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसा सवाल आया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बनता है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।